अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा जो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया था आपको रिडॉक्स रिएक्शन का, हाफ सेल एंड फुल सेल की बैलेंसिंग बताई थी। अब जो है प्रॉपर्ली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने ओ लेवल में पढ़ी थी, उसके बाद हमारे पास गैप आया उसमें, और जो है अब हम इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स, राइट। हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिक सेल्स या तो वो यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी या वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, इसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। देखें, ओ लेवल्स में आपके पास ज्यादा डिटेल इसकी थी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस करते थे आप लोग, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिटेल बहुत कम थी, जिसमें आपको बताता था मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और जितना ज्यादा डिफरेंस हो उतनी ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ऐसी बात करके हल्का सा वो बता के चला गया था। यहाँ पे पूरी डिटेल है इसकी। तो इन दोनों सेल्स में जो छोटा सा, जो बल्कि छोटा सा क्या काफी अच्छा खासा डिफरेंस है, और नंबर वन डिफरेंस ये है वो ये है कि इसमें आपको सिंबल नजर आएगा बैटरी का, इसका मतलब इट इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, आप पहचान जाएंगे। इसमें आपको बैटरी का सिंबल नजर नहीं आएगा, देयर इज नो नीड ऑफ बैटरी, एक्चुअली इट इज प्रोड्यूसिंग। तो यहाँ पे आपको या तो बल्ब नजर आएगा, या वोल्ट मीटर नजर आएगा, या गैल्वेनिक मीटर नजर आएगा। इन दोनों सेल्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है जबकि ये प्रोड्यूस करता है। क्योंकि दोनों काम रेसिप्रोकल एक दूसरे के, इन्वर्सली हैं, कि अगर आपके केमिकल्स यूज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड फ्रॉम केमिकल्स, या फिर इफ यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी देन केमिकल्स जनरेट होंगे। तो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। अगर देखें यहाँ पे हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज की तो केमिकल्स प्रोड्यूस हो गए, और अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की तो केमिकल्स यूज हो जाएंगे, तो ये काम चलेगा हमारे पास। इलेक्ट्रोड क्या चीज होती है, आपको सबको पता है कि ये जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी को इन करने के लिए और आउट करने के लिए सेल्स के अंदर जो है हम जो है मेटालिक स्ट्रिप जो यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड कंडक्ट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑल मेटल्स एंड ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रोड होते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जो आयंस की वजह से कंडक्ट करे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड में, कंडक्टर में और इलेक्ट्रोलाइट में, इसको इलेक्ट्रोड को जो है हम कंडक्टर भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम ये बात भी लिख सकते हैं कि ये कंडक्टर है। थोड़ा सा इसको हिला देते हैं यहाँ से, तो कंडक्टर भी कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्ट करता है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि इसमें फ्री आयंस होते हैं रिस्पॉन्सिबल। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये जो बात हमने की है, इस बात को जरा समझाने के लिए जो है हम अलग से कुछ रफ वर्किंग करते हैं, और ये बात जो है थोड़ी सी हमें क्लियर हो जाए। तो हम चलते हैं आगे, और पहले बल्कि उसमें थोड़ा सा बोल के निकलते हैं ताकि जो है ये बात आपको क्लियर हो जाए, फिर आपको अलग से भी बताते हैं कि क्या हो क्या रहा था। देखिए, ये एक ही एलिमेंट की दो डिफरेंट फॉर्म है, जो कुछ भी हो सकता है। जैसे नीचे दो एग्जांपल दिए हैं। अगर कोई चीज एलिमेंट की फॉर्म में ज्यादा मिलती है आपको, इसका मतलब वो अनरिएक्टिव है। जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि गोल्ड आपको दुनिया में उसके कंपाउंड ज्यादा नहीं मिलते, आयन ज्यादा नहीं मिलते, बल्कि मेटेलिक फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करता है गोल्ड, इसलिए गोल्ड को हम कहते हैं अनरिएक्टिव मेटल। लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम आपको मेटेलिक फॉर्म में मिलता ही नहीं है, वो तो एयर से रिएक्शन कर जाता है, वो मॉइस्चर से रिएक्शन कर जाता है, तो वो तो रिएक्टिव होता है। अगर आप रखेंगे भी तो फौरी तौर पे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर कोई चीज इस फॉर्म में रहती है, आयन की फॉर्म में रहती है, उसे हम कहते हैं रिएक्टिव, और कोई चीज एलिमेंट की फॉर्म में रहती है तो अनरिएक्टिव। अब सोडियम जो है, क्योंकि वो आयन की फॉर्म में रहना चाहता है, तो इसे हम कहते हैं सोडियम इज रिएक्टिव एलिमेंट वाइल गोल्ड इज अनरिएक्टिव, क्योंकि अबंडेंस जो इसकी ज्यादा गोल्ड की जो है वो मेटालिक फॉर्म में होती है। आपने कभी जिंदगी में आपने नाम ही नहीं सुना होगा गोल्ड के किसी कंपाउंड का, शायद आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कहीं पे कोई एक आध क्वेश्चन देख लिया हो, वरना गोल्ड का कोई कंपाउंड आपने कभी नहीं सुना होगा। आप गोल्ड को तो बहुत जानते हैं, ठीक है, जब आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ते थे तब से भी जानते हैं। तो गोल्ड जो है मेटल होती है, उसको लोग यूज कर रहे होते हैं, उसके कंपाउंड बहुत रेयर होते हैं। लेकिन सोडियम मेटल के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा आपने, उसके सोडियम मेटल। आपने वो सॉल्ट 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 चल रहा था, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, तो आपके पास हमेशा वही आ रहा होता है। तो जो चीज आयन या कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब कि वो रिएक्टिव है, और कोई अगर एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब अनरिएक्टिव है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इस बात को समझाना है। देखें यहाँ पर इस बात को
हमने लिखा हुआ है यहाँ पे सुकून से, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए जो है अब हम चलते हैं आगे समझाने के लिए आपको। यहाँ पे कुछ पेजेस यूज कर लेते हैं। बहुत ज्यादा ही हो गया। तो अब जो है मैंने यहाँ पे लेट से इलेक्ट्रो पोटेंशियल समझाने के लिए ये दो सेल बना के दिखा रहा हूँ आपको कि ऐसे मैंने कर दिया कि ये एक सेल है और मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ कि कॉपर जो है ये इस फॉर्म में है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो ये इस फॉर्म में जा सकता है, रिड्यूस हो सकता है। ये सॉलिड हो गया, ये एक्वस हो गया, और ये दोनों काम कर सकता है। अब हम एज्यूम करते हैं कि मुझे इस एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं पता कि ये कॉपर जो है रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है। मतलब आपके जहन में कहाँ से ख्याल आ सकता है कि रिएक्टिविटी सीरीज जो थी आपके पास ओ लेवल्स में, उससे ख्याल आ सकता है कि ये लेस रिएक्टिव में आता था। तो इग्नोर इट, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म तो ज़्यादा स्टेबल होगी। हो सकता है कि ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी तो सारे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, सारे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आप रखेंगे दोनों को आमने सामने तो ये काम हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर जो है एक रॉड डिप कर दी, और ये कॉपर की रॉड है, ठीक है जी। तो ये जो है आपके पास कॉपर की रॉड रख दी। अब इसके बाद क्या किया मैंने, इसी में आपके पास यहाँ पे लेट से कॉपर सल्फेट जो है उसको सॉल्ट को ऐड कर दिया पानी में, तो आपके पास यहाँ पर कॉपर का आयन भी प्रोड्यूस हो गया। अब ये दोनों चीज़ें एक ही उसमें एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब एक ही कंटेनर के अंदर हैं। तो अब ये कुछ भी कर सकती हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि कॉपर यहाँ से जो मेटेलिक फॉर्म में था वो आयन बन जाए, और ये भी हो सकता है कि ये जो है मेटल बन जाए। अब अगर ये मेटल बनता है, ये अगर मेटल बनता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से मिलेंगे? इस मेटल की सरफेस के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चले हम एज्यूम करते हैं, हम एजम्पशन लगा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसके बारे में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, मैं सिर्फ एजम्पशन की बात कर रहा हूँ। तो लेट्स से अगर ऐसा है कि ये इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है और इस फॉर्म में जाना चाहता है, तो फिर होगा क्या कि यहाँ पे बहुत सारे जो कॉपर के आयन्स होंगे, दे नीड वॉट, दे नीड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सी जो है घूम रहा था, तो ये हिसाब किताब था। अब इसमें पॉजिटिव आयंस भी है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो चार्ज तो बैलेंस था। मेटल रॉड के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं था, बैटरी वैटरी कोई लगी नहीं हुई। होगा ये कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है जब यहाँ से लेगा ये, तो इससे होगा क्या, ये बन जाएगा फिर कॉपर मेटल। तो इस तरीके से यहाँ से ये डिसअपेयर होके ये इसके ऊपर जाके चिपक जाएगा। लेकिन होगा क्या कि इस जगह से आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे। जब दो इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से शॉर्ट करेंगे, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है कम हो जाएगा। फिर आपके पास दो और चले गए फॉर एग्जांपल। अब जो है इसने भी दो इलेक्ट्रॉन उठा लिए, ये भी जाके इसके ऊपर जो है फिर डिपॉजिट हो रहा है। तो इस तरीके से आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स और शॉर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से इस मेटल के ऊपर डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। अगर किसी जगह से आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस प्लेट के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करना शुरू कर देगा, ठीक, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं होगा, हम तो एजम्पशन लगा रहे हैं। दूसरे केस में मैं सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं जिंक की। जिंक 2 पॉजिटिव है और 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके लिए भी रिवर्सिबल सिस्टम बना देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं हम के जिंक मेटल। और इसके बारे में एजम्पशन ये है हमारी कि लेट्स से दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल, कि ये एक रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिव है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसके लिए भी मैं ऐसे ही सेल बनाऊं, यहाँ पर मैंने ये सेल बनाया, ये यहाँ पे सोल्यूशन रखा, इसके अंदर जो है मैंने जिंक की एक रॉड रख दी, और इस पे लिख दिया कि ये जिंक की रॉड है। यहाँ पर हमने जिंक क्लोराइड लेट से कोई सोल्यूशन डाल दिया,
तो आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, जिंक आयंस होंगे और जिंक आयंस होंगे और जिंक आयंस और जिंक आयंस बनाती है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर क्या है, ये एटम्स हैं किसके, जिंक के, जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में नहीं है, ये एलिमेंट की फॉर्म में ही है। अब होगा क्या कि अगर ऐसा है, ये इन दोनों का सिस्टम ये बनता है कि ये इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है, तो ये एटम्स जो हैं यहाँ से जंप करके ये बन जाएंगे। अगर ऐसा करना हो इनको कि यहाँ से मैं एक नया बना के दिखाऊं आपको कि यहाँ से ये जो जिंक का एटम था ये जिंक आयन बने, तो ये जो है पहले जो है आपके सामने, इसको जूम कर देते हैं कि ये क्या था, जिंक का एक एटम था। अभी जिंक के एटम से क्या बन गया, जिंक आयन बन गया। ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जो है दो ही जगहों पे होते हैं, या तो ऑर्बिटल्स पे होते हैं या मेटल की सरफेस पे। तो आपके ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे छोड़ देगा। इस तरीके से एक और ने जो है जंप कर दी यहाँ पर कि पता चला कि जिंक जो है वो इसी फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है पॉजिटिव में, तो ये भी दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो इस तरीके से प्लेट के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में नेगेटिव, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जबकि इस केस में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब हमें नहीं पता कि ऐसा हो क्या रहा है एक्चुअली, ये तो एजम्पशन थी कि अगर ऐसा हो, इफ इट इज पॉसिबल, लेकिन एक्चुअल पिक्चर जो क्या है वो हमें बिल्कुल नहीं पता। तो इसके लिए हम कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस है ही नहीं कि मैं ये चेक कर सकूं कि इस पे चार्ज जो है इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, और फिर कितना पॉजिटिव आ रहा है और कितना नेगेटिव आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस है ही नहीं। तो इसको मेजर कैसे किया जाए, मतलब अगर कॉपर जो है वो इस फॉर्म में जाना चाहता है, ये लेस रिएक्टिव है, तो फिर गोल्ड भी लेस रिएक्टिव है, फिर सिल्वर भी लेस रिएक्टिव है, प्लैटिनम भी लेस रिएक्टिव है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा लेस रिएक्टिव है। इस तरीके से अगर जिंक जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है, तो फिर आपको पता है कि आयरन भी कन्वर्ट होना चाहता है, फिर आपको पता है सोडियम भी कन्वर्ट होना चाहता है। तो हमारे पास कोई है ही नहीं क्राइटेरिया कि हम जो है ये उसको रिकॉर्ड कर सकें कि इनमें से ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, कौन ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहता है, या फिर वो ऑक्सीडाइज होना चाहता भी है या रिड्यूस होना चाहता है। तो हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है। इसके लिए काफ़ी सोचा और सोचने के बाद जो है हम इसके लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया, जो ये काम करता है, और जो है फिर वो उससे हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली क्या होने वाला है। तो ये जो भी काम हो रहा है, जो भी कन्वर्जन हो रहा है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम लेके आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टर्म। तो हम इसके लिए यूज करते हैं एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो ये सारे काम करता है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू measure unknown potential सेल पोटेंशियल। देखिए, दो बातें बताएगा आपको, ये भी बताएगा कि इलेक्ट्रॉन ये लेना चाह रहा है या देना चाह रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है या रिड्यूस होना चाह रहा है, और ये भी बताएगा इसकी पावर कितनी हो रही है। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है एक्चुअली हम इसको, तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है हमारे पास, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। भाई क्या सिस्टम है इसके बारे में, साइंटिस्ट ने ये एजम्पशन लगाई कि आप अगर दुनिया में अबंडेंस देखें, आपको हाइड्रोजन भी मिलती है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, एलिमेंट की फॉर्म में, और हाइड्रोजन के कंपाउंड भी आपको एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, जैसे वाटर हो गया। तो ये दोनों फॉर्म में बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। तो इसमें हमने एजम्पशन ये लगाई कि अगर ये जो H पॉजिटिव था ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और बन जाए H2, ये अगर इस तरफ जाता है, जा सकता है, या ये इस तरफ चला जाए, मतलब कोई भी कन्वर्जन हो, इसके लिए जो वोल्टेज जो बताया, वो बताया कि इसका वोल्ट जो है इस पे म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ कि ये है 0.00 वोल्ट, मतलब कोई मसला ही नहीं है। इस केस में अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन कोई अगर प्रोवाइड करता है तो ये बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर कोई जो है इससे मांगता है, डिमांड करता है, तो ये बड़े आराम से दे सकता है। मतलब इसके लिए इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट होना कोई मसला नहीं है। दिस कन्वर्जन, इसमें कोई काम करने की उसको जीरो कोई मसला ही नहीं है, बड़े आराम से कर सकता है, या फिर ये काम करना हो कोई टेंशन ही नहीं है।
तो सारा इलेक्ट्रॉन्स का गेम है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूं कि भाई इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये ले लेगा। मैं इसको बोलूं इलेक्ट्रॉन दे दे, दे देगा। लेकिन कॉपर ऐसा नहीं कर सकता, जिंक ऐसा नहीं कर सकता, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। तो बड़े सोच समझ के इन्होंने इसको हाइड्रोजन को जो है इंट्रोड्यूस करवाया। अब मसला क्या था, इसका सेल बनाना है। देखिए इसका सेल बनाते हुए हमें एक चीज का जो देखें, 4 मार्क तक की इसकी डायग्राम आती है सेल की, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली बात तो ये देख लें कि इसमें हमें करना क्या क्या होगा। हमें एक ऐसा कंटेनर बनाना है जिसमें ये दोनों चीजें आ जाए, ठीक है जी। तो एक चीज तो इंट्रोड्यूस करवाने से मसला ही नहीं है। वो क्या चीज है भाई, इस एक्वस को आप इसमें जो है एच कोई एसिड डाल दें इसमें, तो आपके पास यहाँ पर एच आयंस आ जाएंगे। एच आयंस जो है आपने यहाँ पे रिलीज कर दिए। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर एच आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रखी जाती है 1.00 मोल, ठीक है जी। तो एच आयंस तो आपके पास आ गए, ये आपने रखने थे। जब तक ये दोनों आमने सामने नहीं होंगे तब तक सिस्टम नहीं बनेगा। देखिए ऊपर अगर देखते हैं आप लोग, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा था, दोनों चीजों को, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म, इस फॉर्म को भी और इस फॉर्म को भी, दोनों को रखा तो सिस्टम बना। इस फॉर्म को और इस फॉर्म को दोनों को रखा तो सिस्टम बना, अदरवाइज तो सिस्टम ही नहीं बनेगा, फिर तो कोई कन्वर्जन होगा ही नहीं। अब इस बेस के ऊपर यहाँ पे आपने हाइड्रोजन आयन तो डाल दिए। अब आप इसकी जिंदगी पे सोचें, इट्स अ गैस, इट्स अ नॉन पोलर, इट विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर, ये तो पानी में डिसॉल्व भी नहीं होगी। तो आप हाइड्रोजन को अंदर कैसे लेके आएंगे फिर, हाइड्रोजन तो पानी में ठहरेगी ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक छोटा सा अलग से सेटअप बनाते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजन को इसके अंदर डोज किया जाए। हाइड्रोजन को डोज करने के लिए हम यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब लगाते हैं। ये देखें, ये एक ग्लास, और इस तरीके से, और यहाँ से ये ग्लास ऐसे। अब अगर मैं इसको ऐसे बंद कर दूं और यहां से मैं हाइड्रोजन को फ्लो करवाऊं, H2 गैस है, इसका प्रेशर रख दिया मैंने 1 एटमॉस्फेरिक। मतलब जो मेरे पास सिलेंडर होगा इसका हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एयर में नहीं होती बिल्कुल भी, आपको पता है कि इट्स अ कंबस्टिबल गैस। तो जो सिलेंडर होगा उसका वॉल्व मैं खोल दूंगा और वो वॉल्व जो है 180 एम पे सेट कर दूंगा एक पर्टिकुलर प्रेशर पे। तो यहाँ से हाइड्रोजन आएगी और यहाँ से बबल बन बन के निकल जाएंगे। तो आपके ख्याल में यहाँ पे स्टे करेगी हाइड्रोजन? बिल्कुल नहीं स्टे करेगी। तो उसके रुकने के चांसेस जो है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि वाटर इज अ पोलर एंड दिस इज ए नॉन पोलर। तो हम फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक चीज और करते हैं कि हाइड्रोजन जो है किसी चीज के ऊपर चिपक जाए। इसके चिपकाने के लिए जो है हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एक मेटल यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन प्लाटिनम इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग कि इसमें एक प्लेट लगा देते हैं हम लोग, और ये प्लेट जो है अब यहाँ से ये निकल जाएगी। तो ये देखिए ये क्या चीज़ है, इसको हम लेबल कर देते हैं किसी और कलर से। अब मैं लेबल करता हूँ इसको। ये आपके पास प्लाटिनम की वायर है। आपको पता है कि आप लोगों ने पढ़ा था कहाँ पे, मार्जिन जब बनाते थे एल्कीन से हाइड्रोजनेशन करके, तो उसमें जो है आपके पास हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए जो है हम उसमें निकल या प्लाटिनम यूज करते हैं। तो प्लाटिनम की सरफेस के ऊपर अभी हमने जब रेट पढ़ा तो उसमें भी हमने देखा कि जो है हैबर प्रोसेस में कि जो हाइड्रोजन है वो मेटल की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हम आयरन को यूज नहीं करना चाह रहे, आयरन रिएक्टिव होता है, वो एसिड सिलेक्शन कर सकता है। तो एक अनरिएक्टिव मेटल जिसके ऊपर अच्छी खासी अमाउंट जो है उसकी एब्जॉर्ब हो जाए, तो ये प्लाटिनम वायर हो गई। अब इसके ऊपर जब ये हाइड्रोजन आएगी तो हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ भी पहुंच जाएगी। अब इसकी सरफेस को थोड़ा सा हम वो रफ कर देते हैं, इसको, इस चीज को रफ कर देते हैं। मतलब इसके ऊपर क्या कर देते हैं, आप क्रश करके जो है प्लाटिनम का पाउडर ही लगा देते हैं। जो कुछ उसका पार्ट जो है वो प्लाटिनम ही होता है और कुछ जो है प्लाटिनम ऑक्साइड बन सकता है, रस्टी हो जाता है। इसको हम कहते हैं प्लाटिनम ब्लैक। दिस इज प्लाटिनम ब्लैक। अब इसमें होगा क्या कि ये जो आपने हाइड्रोजन यहाँ से डोज की थी, जो हमने यहाँ पे पर्पल कलर में बनाई, तो वो आपके पास यहाँ पे आते 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 यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, और उसके बाद जो है जो एक्सेस होगी वो यहाँ से निकलती जाएगी।
लेकिन दिस इलेक्ट्रोड विल बी सैचुरेटेड विद द हाइड्रोजन। तो इस तरीके से सॉल्यूशन में आपके पास दोनों चीजें आ जाएंगी, हाइड्रोजन आयन भी वहां पर है और हाइड्रोजन गैस भी आ जाएगी। इस बेस के ऊपर जो है हमारा जो सिस्टम हम चाह रहे थे वो डेवलप हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम, सिर्फ ये डायग्राम जो है 4 मार्क तक की आती है। अब इसकी मार्क्स एलोकेशन में आपको बता देता हूँ और उसके बाद जो है ना फिर इसकी हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसको जो है एक दफा मैं दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो आपको जब ये ड्रॉ करना होगा किसको, शी को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब ड्रॉ करना होगा तो आपने एक बीकर बनाया। इस बीकर में आपने इस तरीके से एक वायर को लाया। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो है आपको वाटर लेवल शो करना है, सॉल्यूशन का लेवल शो करना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब भी शो करनी है। तो ग्लास ट्यूब जो है शो करने के लिए हमने यहाँ पर, यहाँ से सॉल्यूशन में डिप होगी, यहाँ से इसको ऐसे करके और थोड़ा सा ऐसे छोड़ दें या वैसे नॉर्मल भी रख सकते थे, और इस तरीके से इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। अब जो है अभी तक हमारे पास एक डायग्राम बनी है और इसके बाद जो है इसकी किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे। अब देखिएगा मार्क्स के लिए आपको क्या क्या करना है। नंबर 1 आपने लाजमी लिखना है, ये तो कंफर्म है, आपकी जान नहीं छूट सकती, एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1.00 मोलर। डन हो गया। दूसरी बात आपको जो लिखनी है वो ये लिखनी है कि हाइड्रोजन गैस लिखना है आपको, H2 गैस एट 1 atm प्रेशर। तीसरी बात आपको लिखनी है यहाँ पर प्लाटिनम वायर एटलीस्ट लिखना है, और आपके पास इसके भी मार्क्स दे देता है। तो इसको जो है अगर आप लिखें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि आप लिखें कि ये प्लाटिनम ब्लैक भी लिख दें इसको। इसके बाद आपको बनाने हैं बबल्स। बेटा बबल्स का भी मार्क होता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। आप और मैक्सिमाइज क्या कर सकते हैं, देखिए वो पेपर जिसका जीटी जो है 100 मार्क का पेपर, जीटी जा रहा है 62 से 65 पे, तो उसमें जो है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप जो है उसके मार्क्स जो है वो जो पक्के हैं वो जाने नहीं चाहिए। मतलब आपके पास है बहुत सारे बच्चों के सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स चले जाते हैं, वो मार्क्स को एलोकेट नहीं कर पाते, तो वो मार्क्स जो आपके पक्के उठ सकते हैं, जो कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते ना, तो वो तो मसला आएगा उसमें, तो आपको सोचना पड़ता है, कोई क्वेश्चन जो है सिलेबस से आउट जो है चला जाता है तो उसमें तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ें आती हैं उसमें तो मसला नहीं होना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको ये करना है कि इसमें एक फॉर द सेफ साइड जो है आप लिखेंगे 298। ये सेफ साइड पे मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें लिखनी है आपको। आपको 298 केल्विन लिखना है, या इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं। और आखिरी चीज ये भी कर दीजिएगा कि कोशिश करके ये इक्वेशन आपको बार 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 रट जाएगी, ये भी लिख दें तो अच्छी बात हो जाएगी। तो वोल्ट लिख देंगे आप लोग इसके, 0.00 वोल्ट हो जाएंगे इसके। ठीक है जी। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, और जो है इसको हम यूज करते हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड अननोन सेल का जो है पोटेंशियल निकालने के लिए। ठीक है, तो बेटा आप देखते हैं कि काम कैसे करता है। आपने यहाँ पे ये लाइन खींची, अब जो है इसको रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं और किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पे हाउ इट विल मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अननोन हाफ सेल। जो हाफ सेल होगा आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसको किस तरीके से मेजर करेगा। तो इसमें जो है आपने सबसे पहले जो है एक हमने लगा दी यहाँ पर शी बनाएंगे, जबकि दूसरा जो है हमारे पास अननोन ये हो गया। वाटर लेवल शो कर दिया हमने। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कॉपर वाला सिस्टम था, इसको मैं, और यहाँ पर जो है हमारे पास ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाएंगे यहाँ पे।
अब इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ले गया इसको मैं लाइन को। फिर जो आपको पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ बननी है, अभी तक आपको ये सिखाया था। तो आपने यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब बनाई और फिर जो है यहाँ पर भी इसको कंप्लीट कर दिया। ये ऊपर से क्लोज कर देंगे इसको। ये ग्लास ट्यूब हो गई आपकी। और यहाँ पर आपने शो किया कि आप जो है हाइड्रोजन गैस को 1 atm प्रेशर पे डोज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे लिखना है कि इसमें जो है क्या चीज़ है, इसमें हाइड्रोजन आयन जो हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है 1.00 मोलर आपने लिख दिया। दूसरी तरफ आते हैं तो आपके पास ये है कॉपर का इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड लिख दिया। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कॉपर आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये स्टैंडर्ड है 1.00 मोलर आपने ले लिया। अब इसमें जो भी काम होना है कि कॉपर ने, मतलब यहाँ पे सिस्टम जो था वो ये था कि कॉपर 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवर्सिबल विद कॉपर। इसका वोल्टेज आपको नहीं पता तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसके वोल्ट हमें नहीं पता, अननोन हो गया ये। यहाँ पे हमने लिखा कि 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवर्सिबल विद H2 एंड इसके वोल्टेज आपको पता है कि 0.00 वोल्ट्स होते हैं, ये पता थे आपको। आप इस वायर को कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। यहाँ से इसकी वायर लगाई आपने और यहाँ पे लाके इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर जो है यहाँ लगा दिया हमने। अब कॉपर ने अगर इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं तो हाइड्रोजन दे देगा, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है। हाइड्रोजन दोनों के लिए दोनों काम पॉसिबल है। होगा क्या कि यहाँ पर आपके पास या तो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू, देखिए यहाँ पे अगर आपको याद हो गैल्वेनोमीटर होता था, ये नीडल होती थी उसकी, इस तरफ जो है आपके पास स्केल चलता था नेगेटिव में, इस तरफ स्केल चलता है पॉजिटिव में। यहाँ पे भी गिनती लिखी होती है 0, सॉरी यहाँ पे लिखा होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इस तरीके से यहाँ पर भी 1 लिखा होता है, फिर 2 लिखा होता है, फिर 3 लिखा होता है। तो आपके पास जो है ये जो वोल्ट मीटर है आपको डिफ्लेक्शन दे के रीडिंग देता है। यहाँ पर जैसे कनेक्ट करते हैं इन दोनों को तो हमारे पास रीडिंग आ गई लेट से पॉजिटिव 0.34। तो पहली बात यहाँ पे हमने उठा के लिख दिया कि पॉजिटिव 0.34। अच्छा, अब जो है पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब है कुछ एंड 0.34 का भी कुछ मतलब है। इन दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। तो इसका जो मतलब है हमारे पास पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव और ये दो चीजें आई हमारे पास। बेटा पॉजिटिव का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड, मतलब जो अननोन था उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है ये। और इसका मतलब है स्पीड। ठीक, तो हमारे पास जो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू आई है हमारे पास, उससे पता चला कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉपर गेन कर रहा है। अगर कॉपर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो फिर यही इक्वेशन जो है हमारे पास चेंज हो जाएंगी और कुछ इस तरीके से बन जाएंगी कि इस वैल्यू के बाद हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एक्चुअली कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये अब एरो की डायरेक्शन इरिवर्सिबल हो गई, इंडिकेट हो गया, क्लियर हो गया कि ये गेन करके कॉपर मेटल बन रहा है, कंफर्म हो गया। कॉपर आयन
रिड्यूस होके कॉपर मेटल बना रहे हैं, इस पॉजिटिव वैल्यू से इंडिकेट हो गया। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ फिर क्लियर हो गई कि अगर उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन किसने दिए? फिर हाइड्रोजन ने। इसका मतलब कि H2 जो था, फिर ये मतलब रिएक्शन ये उल्टा जा रहा होगा, ये सीधा जा रहा होगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने हैं फिर। तो इसका मतलब कि H2 जो है वो कंफर्म हो गया कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, यही इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। ठीक, तो आपके पास यहाँ पर इससे हमने अननोन हाफ सेल की वैल्यू निकाल ली। तो जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे अननोन हाफ सेल को रेफरेंस इलेक्ट्रोड शी के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसके बेस के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमने क्या किया इस बार, जो है समझने मैंने शी को बना नहीं रहा, मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो था हमारे पास, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इस सिस्टम के साथ सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ। तो जब सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो आप सिल्वर का सिस्टम समझ लें कि ये था मेरे पास सिल्वर आयन, एक इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल एंड सिल्वर। यहां पर हमने लिखा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड रिवर्सिबल विद H2, ये लिख दिया हमने। इसके वोल्टेज हमें नहीं पता और इसके वोल्टेज जो है हमें पता थे। इसको हमने लिख दिया, इसकी वैल्यू जो है उठा के मैंने लिख दी 0.00। उसकी वैल्यू नहीं पता। अब जो है उस डायग्राम को भी मैं कॉपी करके सेटिंग बना तो सकता हूँ, तो कर लेते हैं एक दफ़ा ताकि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस बेस के ऊपर हमने यहाँ पर ये डायग्राम बना दी। अब जो है थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा कि यहाँ से इसको मैंने हटा दिया और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिल्वर इलेक्ट्रोड, यहाँ पे डाल दिया मैंने सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। अब इस बार जो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो लेट से आ रही है पॉजिटिव 0.80। तो यहाँ से हमने उठा के लिखा कि द वैल्यू इज पॉजिटिव 0.80 आ रही है हमारे पास, जबकि पिछली बार वैल्यू जो थी हमारे पास 0.34 थी। तो अब इसका मतलब ये हुआ, अगेन यहाँ पर हमें पॉजिटिव का मतलब पता चलना चाहिए कि क्या होता है, एंड 0.80 का मतलब पता चलना चाहिए। दोनों के कुछ मीनिंग है। तो यहाँ से इसको मैंने दोबारा सर्कल कर दिया, इसको भी सर्कल कर दिया, इसका मतलब और इसका मतलब। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड, इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड इसका मतलब है स्पीड, कितनी जल्दी मूव कर रहे हैं, कितनी जल्दी ये फिर गेन कर रहा है। इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू कॉपर के जरा स्पीड में गेन कर रहा है। देखें कॉपर में कितनी वैल्यू आ रही थी 0.34, तो स्पीड किसकी ज्यादा हुई, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इस केस में भी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव कर रहे हैं, इसमें भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव कर रहे हैं। इसकी वैल्यू 0.80 है, इसकी वैल्यू जो है दैट इज 0.34। तो जब इसमें वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब कि वो जल्दी गेन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर आयन reduces faster than कॉपर आयन। और क्या लिख सकता हूं, और ये लिख सकता हूं कि सिल्वर आयन एंड कॉपर आयन दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं रिस्पेक्टिवली, एंड कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, इसमें और इसमें। अब जो है दोनों किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों जाना चाहते हैं इन फॉर्म में, एलिमेंट की फॉर्म में।
अगर एलिफेंट की फॉर्म में ये भी जाना चाहता है और ये भी जाना चाहता है, इसकी स्पीड जो है दैट इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव 0.80, जबकि इसकी 0.34। इसका मतलब कि ये फास्ट है और ये स्लो है। तो अगर कोई चीज इस फॉर्म में रहे, हम क्या कहते थे उसको, अभी शुरू में क्या बता के आए थे आपको, अगर कोई एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या हुआ, अनरिएक्टिव। जो एलिमेंट की फॉर्म में चला जाए, इसका मतलब ज्यादा अनरिएक्टिव कौन हुआ, 10 सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो ये इससे हमारे पास कंक्लूजन आ गया। इस तरीके से हम एक आखिरी एग्जांपल करके फिर आगे बढ़ेंगे, बल्कि यहाँ पे हम इसको रोकते हैं और जो है फिर नेक्स्ट क्लास में जो है इंशाल्लाह इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे, और जो है फिर उस वक्त जो है आपको जिंक की एग्जांपल देंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।